वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 16th ऑफ नवंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो बिफोर गोइंग टू दैट, वी ऑल नो दैट कि इस बीच में फेस्टिवल रहा, तो दिवाली और भाई दूज को कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं नहीं बना पाया, तो आप सबको उसकी बधाई। और वो जो भी न्यूज़ रहा होगा, जो चाहे वो इकोनॉमी का न्यूज़ हो या फिर कुछ ऐसे स्कीम्स या फिर जो भी डिस्कस किया गया होगा उस बिटवीन दीज पीरियड्स के पेपर्स का, वो उसका एक वीडियो बना के मैं अपडेट कर दूंगा आप सबको। या फिर जो इकोनॉमी का जो 15 दिन या 20 दिन के बाद जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें अगर कुछ ऐसा स्कीम रहेगा तो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और वो जितने भी न्यूज़ जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए उनके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा, इट विल बी डिस्कस वेरी सून। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर 2 दिन का या 1 दिन का वीडियो रह गया। सो यस, स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि कल का मैच आप सबने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा और उनको डेफिनेटली देखना चाहिए था, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हम सेमीफाइनल खेल रहे थे। सेमीफाइनल, और करीब करीब 398 या 399 बना दिया था और 400 रन बनाने थे, और न्यूजीलैंड जो है वो नहीं बना पाई। तो इस हिसाब से हम जो है वो फाइनल में गए। तो ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट है और काफ़ी प्राउड मोमेंट अपने लिए। सेकंड, इससे पहले हम 1983 का वर्ल्ड कप जो है, कपिल देव थे उस समय हमने जीता था। तो एक हमारा यहाँ हो गया। 2003 में हमने जो था वो फाइनल खेला था। ओके, इसको याद रखना। उस समय सौरभ गांगुली हुआ करते थे कैप्टन। और 2011 में, ठीक है, ये 50-50 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2011 में MS धोनी थे और श्रीलंका के खिलाफ हमने जीता था। तो 2 वर्ल्ड कप हमारे पास हैं, ये याद रखना। और हम तीसरे के फाइनल में गए हैं। ओके, तो अगर हम जीतेंगे तो ये हमारा तीसरा वर्ल्ड कप होगा। तो हम होप करते हैं कि हम जीतेंगे ही। सो ये हो गया। और 2003 में हमने फाइनल खेला था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो इस हिसाब से ये कुछ चीज़ें थी जो उसको मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या हुआ कि आप इनको देख रहे होंगे, ये भाई साहब को, मोहम्मद शामी 7 विकेट लिए इन्होंने, और ये पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं इंडिया के, जो कि इससे पहले आशीष नेहरा थे जो 6 विकेट लिए थे ODI वर्ल्ड कप में। सो कुछ ये फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कुछ ये जो एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स होते हैं। और यूपीएससी क्या होने लगी है कि कुछ जैसे मान लो कि ओलंपिक्स हो गया या फिर कुछ बड़े बड़े न्यूज़ हुए, जैसे अवार्ड, तो अवार्ड भी पूछने लगी है। एक दो क्वेश्चन पीटी की बेस के बोल रहा हूँ, तो नॉट सो मच रेलिवेंट ऑफ कोर्स। पता चला नीचे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर दिए कि सर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या पढ़ा रहे हो। सो नॉट रेलिवेंट, बट हाँ थोड़ा बहुत इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी है इसकी वजह से। तो यस, फिर ये संडे को शायद खेला जाएगा, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है कि ये भी कुछ रेलिवेंट ऐसा नहीं है, लेकिन ये इसमें बहुत सारे लोग, जो काफ़ी दर्दनाक चीज़ है कि इसमें 39 लोग, एक बस थी, और वो बस जो थी वो चेनाब वैली है, वहाँ से गुजर रही थी और वो जम्मू को आ रही थी। और उसमें करीब करीब 50 से ज़्यादा लोग थे, उसमें से 39 लोगों की डेथ हो गई है, नीचे गिर गया और उससे उनकी मौत हो गई है। और इसमें जो भी नॉर्मल जो भी प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और जितने लोग बच पाए हैं उनको जो है तुरंत इमरजेंसी में उनको शिफ्ट किया गया है। जो भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे कुछ लोग को एयरलिफ्ट भी किया गया है। तो सरकार से जितना हो पा रहा है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये काफ़ी एक टाइप का, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी ग्रीफ और जो है पूरे जो वहाँ के लोग हैं, जैसे इवन गुलाम नबी आज़ाद हो गए और ये सब, उन्होंने बहुत ज़्यादा खेद प्रकट किया है कि ये, और उसको में कुछ इस तरह के क्रिटिक्स भी किए हैं कि ऐसा इंसिडेंट बार बार हो रहा है, तो उसको एक बार देखने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो अगर ये बार बार हो रहा है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें समझना होगा कि उसको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा क्या है, या फिर आसपास की जो एरिया है वहाँ पे हम बैरियर कैसे क्रिएट करें, जहाँ पे क्या वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है क्या। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा जांच का विषय बनता है। लेकिन अगर ये जैसे कि पेपर कह रहा है कि शायद ड्राइवर का कुछ मिस उस तरीके से हुआ उनके हाथों से, उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, तो काफ़ी ही निगेटिव न्यूज़ है अपने लिए, क्योंकि हर एक इंसान की वैल्यूज है, उनके फैमिली वहाँ पे डिपेंडेंसी होती है।
सो इस बेस पे, सो नॉट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बस, लेकिन ये थोड़ा सा दिल को छूता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था। और चेनाब वैली एक बार देखना है तो चेनाब, अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हो तो थोड़ा सा आसपास के वैलीज चेक कर लेना, जैसे कश्मीर वैली, चेनाब वैली, ये सब जो भी है। सो ये था। यस, तो पहले जो हम आते हैं यूपीएससी के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि मोदी लॉन्च मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो आप सबको पता होगा कि बिरसा मुंडा का इनका बर्थ एनिवर्सरी था। बिरसा, इनको भगवान भी कहते हैं वहाँ पे झारखंड साइड में। सो बिरसा मुंडा के बारे में सब जानते हैं, झारखंड के थे और फ्रीडम फाइटर थे। सो ट्राइबल से थे। सो उनके ऊपर कुछ वहाँ पे गए थे। और अभी आप सबको पता है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन, सो एमपी में भी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा क्या, फर्स्ट है शायद कंट्री में। एमपी इज़ द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे इलेक्शंस हैं, और उस ये वहाँ पे तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे अब जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर थे कहीं और प्रेजेंट, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट पे भी पड़ता है। ऐसा राइटर्स बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स लिखते हैं कि ये एक टाइप का डिफरेंट पार्टी की स्ट्रैटेजी भी होती है कि अगर वहाँ पे इलेक्शंस के जो वो भी हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो आप क्या करो, दूसरे नियरेस्ट जो भी स्टेट है वहाँ पे जाके आप जो है अपना प्रमोशंस करो। सो लेकिन ये तो प्रमोशन के लिए नहीं था, वो क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं। ये बिरसा मुंडे का जो बर्थ एनिवर्सरी था वहाँ पे गए थे, उसके बारे में कुछ इस टाइप की चीज़ें वहाँ से आई हैं। और वो ये कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो पीवीटीजी होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अब ये होता क्या है, जो ट्राइबल ग्रुप में भी जो भी उससे भी जो नीचे गिरा होता है, इन द सेंस नीचे, इन द सेंस मतलब बेसिक एम्यूनिटीज़ के बेस पे, या फिर उनके जो भी कल्चर है, या फिर वो इवन अभी तक कम से कम कुछ ट्राइबल पीपल क्या होते हैं कि बाद में जाके वो हंटिंग से कन्वर्ट होकर एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल में स्कॉलर बन जाते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने आप को अभी भी जो है वो ट्रेडिशनल वे में जी रहे हैं, तो वो ट्राइबल ग्रुप जो है वो उसको पीवीटीजी के अंदर रखा जाता है। अब इससे ये स्मॉल ले लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, वो जो उससे भी वल्नरेबल है, जो ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके लिए तो आप सबको पता है कि रिजर्वेशन भी अलॉट किया गया है। और डिफरेंट ट्राइबल्स की जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो चलाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी हैं, तो वो 75 हैं। तो उसके बारे में लिखा है कि हम इनके नंबर बढ़ा रहे हैं, कि मान लो कि कोई ऐसा है, जैसे पतालकोट में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, मान लो कि वो अगर पीबीटीजी के अंदर आते हैं, तो उनको पहले तो उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और फिर उनको आइडेंटिफाई करके कैसे उनको ट्राइबल, जो शेड्यूल ट्राइबल होता है, उनसे अलग करके और उनको वेलफेयर स्कीम में लाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, वो काम होता है मोस्टली। सो ये कह रहे हैं कि पिछले जितने भी 40-50 से थे सालों से जो अपोजिशन पार्टी थी इनके बारे में सोचती नहीं थी। और हम जो आए हैं वो अब इनका नंबर भी बढ़ा रहे हैं, अब जो है वो 75 हो गए हैं। तो मतलब इंडिया में 75 पीवीटीजी ग्रुप हैं, समझ गए आप लोग। और वो जो ग्रुप होंगे उनको अलग से हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उनको अलग से स्कीम देने की ज़रूरत है, उनको मेन स्ट्रीम मिलाना है। बार बार कह रहा हूँ कि वो उसको अलग समझो। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड पे अभी भी जी रहे हैं। अभी एमपी में बहुत, जैसा जाओगे तो एमपी में आपको मिलेगा, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे जगह पे आपको पीवीटीजी मिलेंगे। ठीक है, 75, तो उस आप समझ रहे हो, तो इसका नंबर 75 हो गया है कि डिफरेंट स्टेट में, नॉट एक स्टेट में 75, पूरे स्टेट की बात हो रही है मिलाने के बाद। सो उसके लिए एक जो है वो एक टाइप का स्कीम लेके या मिशन लेके आए हैं, तो उसको अपने को पढ़ना है। सो उसका नाम है, 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और उसका नाम है पीएम पीवीटीजी। सो पीएम तो पता ही है पीवीटीजी का मतलब, और डेवलपमेंट मिशन ये एक टाइप का है। और एंड ए विकसित भारत संकल्प यात्रा। और उसमें फोकस क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा सेचुरेशन टू द लास्ट माइल इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। सो लास्ट माइल तक कनेक्ट करना है अपने को, लास्ट माइल तक पहुंचना है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना है, और उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। ठीक है, तो ये इनका पूरा ये है। इसी के साथ साथ वो आपको पता है कि किसान जो इंस्टॉलमेंट था वो बचा हुआ था, तो उसमें उन्होंने रिलीज़ किया पीएम किसान योजना जिसको बोलते हैं। सो ये कुछ स्कीम्स थे जिसको तो आपको ट्राइबल, जैसे आपको ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं आप उसको देख लेना। जैसे कि आप मान लो को ट्राइबल जो है वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है,
ट्राइबल का अगर ऐसा डेफिनेशन है तो शेड्यूल ट्राइब का डेफिनेशन क्या है, वो आप कौन से उसके आर्टिकल के अंदर आता है, आप वो देख लो। और इंडिया में कौन से ऐसे ट्राइब है, कम से कम 4-5 ऐसे जो बहुत ही न्यूज़ में आया हो, उसको देख लो। तो और फिर जैसे अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स होते हैं मोस्टली वो उधर के ऊपर देखते हैं, तो मैप में जाके वहाँ देख लो, ठीक है, कि जरावा ट्राइब्स के हैं, सैम्पियंस ट्राइब्स कौन कौन से हैं। तो आप छोटे छोटे ओरेंग बोलते हैं वो लोग, उसको देख लो। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जैसे आप एमपी में जाओगे तो आपको भील मिलेगा, गोंड मिलेगा, बहरिया मिलेगा, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। वो इतना नाम लूँगा तो आपको बोलोगे कि सर आप, फिर वही हो जाता है कि आप दिखा रहे हो। सो वो वाली चीज़ें नहीं, आपको हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए रेलिवेंट क्या है। तो ट्राइब न्यूज़ में है तो हम एक बार ट्राइब पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है पढ़ने में, पहला ये पढ़ लेंगे। फिर उसमें भी न्यूज़ में है पीवीटीजी, तो हम ये पढ़ लेंगे। तो इनका तो मैंने बता ही दिया कि आपको क्यों, क्योंकि ये ट्राइबल से भी नीचे होते हैं। नीचे इन द सेंस कि वो अपनी ट्रेडिशंस को अभी भी फॉलो कर रहे हैं और जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उसी में जी रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम में आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, या फिर मेन स्ट्रीम में उन्हें लाया नहीं जा रहा है। तो हम क्यों ना उनको एक स्कीम दें, क्यों ना हम उनका डेवलपमेंट मिशन एक अलग तरीके से लॉन्च करें जिनके बीच पे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो ये पूरी सोच है गवर्नमेंट की। और जब भी कुछ इस टाइप की पॉलिसी बने तो आपको हमेशा ये सोचना है कि गवर्नमेंट, क्योंकि यू आर दी इम्प्लीमेंटेड, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो बनते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी बनते हैं एक टाइप का, मेरे हिसाब से, कि आप एक डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, और वो जाके आप जो ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में जो होंगे, मान लो कि आप छत्तीसगढ़ के किसी कोने में चले गए, आप एमपी के किसी कोने में जाके ट्राइबल एरिया में चले गए, भाई सपोज एमपी का एक एरिया है अलीराजपुर, आप अलीराजपुर में चले गए, अब मैं ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे, अब उनके हित के लिए आपको काम करना है। तो आप कैसे काम करेंगे? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को जब तक आप बाय हार्ट समझेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं कि गवर्नमेंट क्यों लाई है ऐसा स्कीम, क्या ट्राइबल वेलफेयर स्कीम जो था ख़त्म हो गया था क्या इंडिया में, तो आप जब तक उसको कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको एक ये न्यूज़ लगेगा, आपको ये एक इन्फॉर्मेशन लगेगा कि इट इज़ जस्ट वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। नो, आपके 15 से 20% लोग जो हैं वो जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और इसीलिए आप उतना परसेंट उनको रिजर्वेशन देते हैं समहाउ। सो आपको वो देखने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया की इतनी पॉपुलेशन अगर ट्राइबल पीपल है और उसमें भी आप 75 जो आपको हैं वो पीवीटीजी हैं, तो आपको उनके लिए भी सोचने की ज़रूरत है। सो जब तक आप उसको, मेरा मतलब ऐसा है कि किसी भी न्यूज़ को जब तक आप उसको हार्ट तक नहीं ले जाते, ठीक है, आप ब्रेन में रखोगे तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। कोई आर्टिकल नहीं है जिसको आपको रटना है, आपको वेलफेयर स्कीम के बारे में सोचना है, किसी के हित की बात करनी है, और ऐसे जहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है कि आप किसी, क्योंकि आप जब जिस दिन डीएम और एसडीएम बनेंगे आपको अपने हित के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको जो एक सोसाइटी एज ए लार्ज है उसके हित के बारे में सोचना होता है। और ऐसे समय पे आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते, आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में कि ये ऐसे लोगों की, जैसे फार्मर के बारे में, तो जैसे पीएम किसान है तो आपको सोचना पड़ेगा कि पीएम किसान की ज़रूरत क्यों आई 6,000 रुपये देने की, इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ी। किसानों की हालात जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब किसान के एमएसपी, जैसे इस बार स्वामीनाथन जी थे तो इस बार स्वामीनाथन साहब की नहीं रहे हमारे बीच में, तो एम एस स्वामीनाथन कमेटी क्या थी, उन्होंने किस तरीके से बोले थे कि बार बार जो फार्मर्स लोग हैं वो कहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी में जो भी आया था फैसला उसको आप अप्लाई करो। सो जब तक आप स्वामीनाथन कमेटी के बारे में नहीं पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के बारे में, एमएसपी के बारे में नहीं पढ़ोगे कि एमएसपी कैसे जो है सीएसीपी देता है, फिर कैसे उसको सीसीईए जो है उसको इम्प्लीमेंट, उसको साइन करता है, और उसको किस तरीके से एमएसपी दिया जा रहा है, कौन से ईयर में देते, कितने फसल्स को, जैसे मान लो कि कोई बच्चे ने लिख दिया कि 20 फसल्स को देते हैं, लेकिन मान लो आंसर 23 है, तो आपको कम से कम यहाँ पे याद करना है कि 23 जो है, नहीं, एमएसपी जो है वो 23 जो है क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है। कुछ कैश क्रॉप भी हैं, कुछ उसमें है, तो आप उसको एक बार चले जाइए साइट पे, आप देख लीजिए कि एमएसपी कौन कौन से को मिलता है, ठीक है, जूट को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप ये, आपको रटने वाली चीज़ें हैं, ये 20 और 23 वाला आंकड़ा जो है आपको रटना है। लेकिन एमएसपी जो है वो सीएसीपी जो है वो रिकमेंड करती है, ये आपको समझना है कि सीएसीपी क्यों देता है, फिर स्टेट का क्या रोल है। जब तक आप इस तरीके से समझोगे नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे हजारों ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जो बेवकूफ़ बनाने के लिए रेडी हैं। आप सक्षम हैं, क्योंकि आप आईएएस बनने हैं, सक्षम है आपको डिफ्रेंशिएट करने में कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हैं। सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, उसके बाद डेटा मगअप करेंगे हम।
डेटा मगअप करने के लिए आप 1 महीने पहले से स्टार्ट करोगे ना, मगअप कर दोगे आर्टिकल्स स्कीम ये सब 1 महीने पहले किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के आप वो उठाओ और सारे स्कीम रट डालो। लेकिन आपको ये मिशन जो लॉन्च हुआ, उस मिशन के पीछे जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि मान लो कि बिरसा मुंडा भी न्यूज में है तो बिरसा मुंडा भी पढ़ लो थोड़ा सा। तो ये पढ़ने का स्टाइल है जो मैंने आपको बीच बीच में मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा सा इंस्पिरेशनल और थोड़ी सी ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें, थोड़ी सी जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस, जो यंग बच्चे हैं जो 2-3 बार मेंस दिए हैं, प्री दिए हैं, उनके बारे में बात नहीं करता क्योंकि दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड पीपल। और जो लोग नए हैं उनको थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सो आप इस पर ऐसे ध्यान देंगे और आपको गूगल करना आना चाहिए। 5-10 मिनट गूगल करने से आपका ज़िंदगी में कोई अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा चीज़ें आपकी, कि आपका कुछ बहुत बड़ा आपका मिस हो गया। ठीक है, अब बिरसा मुंडा है, गूगल कर लो कहाँ के थे क्या थे। अब मैं बिरसा मुंडा के बारे में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको शेड्यूल ट्राइब में एक स्कीम पढ़ा रहा हूँ। ऑल दो जितना रेलिवेंट रहता है, जितना आइडिया मेरे पास रहता है, जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहता है, मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो आप उस चीज़ पे ध्यान देना कि बिरसा मुंडा लड़े थे, फिर शायद मेरे हिसाब से 1899 या 1900 में उनको फांसी दी गई थी। तो आपको वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी कि जो संथाली और जो मैथिली कम्युनिटी हैं जो वो उस समय पे काम करते थे, जो उस हिल में रहते थे, उसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे जो फिर क्रिश्चियनिटी को अपनाया फिर छोड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी कहानियों की तरह आपको उस तरीके से बता दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे साथ आपको अपना जो है एक बार गूगलिंग करने का थोड़ा सा स्टाइल जो है वो आप स्टार्ट कीजिए कि कुछ भी हो तो 5 मिनट के लिए भले ही, जब मैं पढ़ाऊँ 5 मिनट, उसके पढ़ने के बाद 5 मिनट के बाद गूगल कर लेना जाने के बाद कि देखते हैं कि इसमें क्या था और क्या था एक्स्ट्रा जो सर ने नहीं पढ़ाया। सो इंडिया सीज 6.2% राइज इन गुड एक्सपोर्ट इन अक्टूबर। तो इसमें है कि अभी देखो, अब इसमें ये न्यूज़ क्यों है मैं बताता हूँ। ये न्यूज़ इसलिए था कि सपोज अभी जो है वो नवंबर है, दिवाली का मौसम था। सो इसमें लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें खरीदारी करते हैं, तो गुड्स जो है वहाँ पे खरीदे जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जो उस समय जो होगी आपकी गुड्स जो है वो बढ़ेगी। तो हमको वही है डे टू डे वाला, मैं आपको बताता हूँ, ये जो डे टू डे वाला इकोनॉमिक्स न्यूज़ है ना, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे टिल देन कि कोई स्कीम ना हो और ना आपको टाइम वेस्ट करना है ऐसी चीज़ों पे कि आज 3% हो गया, कल 4.3 हो गया, आज 7% हो गया। अगर आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो तो आप वो करो, लेकिन अगर आपको इकोनॉमी समझना है और आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्रैक करना है तो आपको फोकस करना है स्कीम पे। कोई नया जो न्यू डेवलपमेंट अगर हुआ उस पे, इकोनॉमिक सर्वे पे, बजट पे, तो ये तो बाद में आएगा ना, तो इसको वहाँ पे देखेंगे। स्कीम भी उसी में कवर होता है, लेकिन स्कीम को डेली बाय डेली लेते जाएंगे ना तो आसान रहता है। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री ने अभी आज जो स्कीम निकाली 24,000 करोड़ की, अगर हमने आज ही समझ लिया तो फिर हमें उस समय रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लो कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ कह दिया तो ये न्यू डेवलपमेंट है, तो उसको याद रखने की, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, रेदर देन कि आज जो है वो इन्फ्लेशन 3% हो गया और कल 6% हो गया, फिर 6 से गिर के 3% हो गया। वो नहीं पढ़ना है हमें, वो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है, याद रखना। पढ़ने में मज़ा आएगा, कुछ लोग इकोनॉमी बहुत पसंद आएंगे तो आप उसको पढ़ लेना अलग से, लेकिन उसको मैं इन जनरल मैं उसको इंटरटेन नहीं करूँगा ताकि वो बहुत सारे लोगों को, चाहे वो 200 लोग हैं, 300 लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी का सवाल है, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता मैं। तो अगर स्कीम कुछ नया आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा, कोई न्यू डेवलपमेंट आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा, और इकोनॉमिक सर्वे बजट के लिए मैं जो है फरवरी से लेकर उसमें वेट करूँगा। सो वहाँ पे हम देखेंगे। सो इसके लिए ये वाले जो टॉपिक है वो उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, रिजेक्ट करने के लिए भी वो होता है कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, और बाकी जो बीच में जैसे ये पहला पेपर लिया फर्स्ट पेज, और इस बीच में सारे जो थे पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो उसको कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी नहीं पढ़ना है टिल देन कि आपको फिर से वही कि आपको मान लो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो आप पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है उसमें। अब ये महेश सचदेव साहब हैं, और ये गाजा और जो गाजा में जो हमास और इजराइल का लड़ाई हो रहा है, इसके ऊपर मैंने अप्रॉक्सीमेटली ये 40-42 दिन से चल रहा है। आज उन्होंने लिखा भी है 6th वीक हो गया, तो 42 दिन के आसपास होने वाला है, और मैं अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन मैंने इस न्यूज़ को कवर किया हूँ। सो ये बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ मैं, एक वीडियो भी बना दिया, वेस्ट एशिया पॉलिसी भी बना दिया। लेकिन आज जो ये न्यूज़ लेने का फिर से एक रीज़न है, क्योंकि आज जो इन्होंने 5-6 चीज़ें बोली है ना इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो हमको पढ़ना है
कि ये गाजा का जो वॉर है, जो इजराइल हमास में चल रहा है, उससे इंडिया का क्या नुकसान हो सकता है, तो मुझे वो समझना है और वही समझाने की मैं कोशिश में अब्राहम एकॉर्ड और वो सब जितनी भी चीज़ें हैं कि यूएसए कैसे इजराइल के साथ है, लेबनान किस कैसे जो है लेबनान ईरान और वो कैसे जो है वो गाजा के साथ है, उस सब पे एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मैंने उस पर लगाया है और मैंने आपको बताया है। सो हम वो एक चीज़ फिर से वही मैं वही कीपुर वॉर बता दूं, फिर वो 1982 में लेबनान के साथ हुआ, फिर जाके उन्होंने लड़ाई किया, फिर उन्होंने क्या किया, तो वो सब फिर वही चीज़ें हो जाती है, रिपीटेड चीज़ें होती हैं जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इधर। हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे पहले इंडिया को क्या मिला और इंडिया का क्या नुकसान है। सपोज इंडिया जो है वो इजराइल का अच्छा दोस्त है, आप मानते हो, हम टू स्टेट नेशन थ्योरी को हम ऑफ कोर्स मानते हैं, लेकिन कुछ जो दशक है उसमें इजराइल 90 के दशक की बात है, इजराइल और इंडिया का रिलेशन जो है वो सुधर गया है, इंडिया एंड इजराइल, अंडरस्टैंड, ओके। सो जब यहाँ पे सुधर गया तो हमने पहले जिस दिन अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, 7 तारीख का दिन था वो, इजराइल पे अटैक हुआ और हमने तुरंत जो है वो टेररिज्म को क्या किया, एक टाइप का उसके ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी और अपना स्टेटमेंट दिया हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से गया कि जो टेररिज्म जो है जो एक टाइप का वर्स्ट चीज़ें हैं और उसके ऊपर जो कोई टॉलरेंट ही, मतलब उसके ऊपर कोई भी जो मतलब 1% का भी बोलते हैं ना टॉलरेंस, वो नहीं रहे, 0% टॉलरेंस है वो, समझ लो। तो हम सीधे सीधे इजराइल के फेवर में गिर गए, ठीक है। ऐसा जो है जितने भी बड़े लोग जो लिख रहे हैं, जो आईआर के एक्सपर्ट हैं, उनकी बातें कर रहा हूँ मैं, ये मेरे ओपिनियन नहीं है और जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे ओपिनियन कभी नहीं होते। सो इनका कहना है कि और उसके बाद क्या हो गया कि जिस तरीके से इन्होंने इसराइल ने उस पर अटैक किया, उसके बाद जो है वहाँ गाजा की स्थिति ख़राब हुई और वहाँ पे खास करके जहाँ पे हॉस्पिटल्स हों, जहाँ पे सिविलियंस हों, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं, जो वॉर का जो कन्वेंशंस है वो भी कहता है कि सिविलियन को नहीं डैमेज करना है। आपकी लड़ाई जो है वो आर्मी से है, कोई नॉन स्टेट एक्टर से है, तो आप उससे लड़ाई करेंगे रेदर देन आप सिटीजन्स को वहाँ पे हैम्पर नहीं करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेस पे आपको वहाँ पे एक पैसेज क्रिएट करना होता है, कुछ जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि कुछ देर के लिए वॉर को रोक दो, तो इतना टाइम दो, 4 घंटे 5 घंटे का 10 घंटे का, कि ताकि वहाँ से लोग निकलें, वहाँ पे वो फंस ना जाएं। तो फिर तो एक डिफरेंट टाइप का वॉर हो जाएगा जहाँ पे आप घेर के मार रहे हो लोगों को। सो वो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। सो इंडिया जो है ऐसे समय पे क्या किया कि पहले तो उन्होंने इसराइल का पहले तो बोला कि यस टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो वो गलत है और ये गलत है ही, सबको पता है, तो हमने तुरंत इसराइल के साइड लिया। फिर दूसरी तरफ पे मैंने जैसे जैसे देखा कि नहीं ये तो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो हमने बोला कि नहीं, जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो भी होगा उसमें इसराइल को करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसको इतना टाइम पे देना चाहिए। तो हमने अपना पोजीशन थोड़ा शिफ्ट किया, पहले भी पोजीशन इजराइल के साथ, फिर उसके बाद हमने थोड़ा पैलेस्टीन के साथ भी दिखाया और हम बैलेंस अप्रोच पे आ गए। और राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि हमको बैलेंस ही रहना है अभी। अब क्या कहता है वो देखिए कि ऐसे समय पे जब इजराइल और हमास में इतनी बड़ी लड़ाई होगी तो क्या हो सकता है वर्ल्ड पे और क्या नुकसान हो सकता है इंडिया को। हमें ये एज ए इंडियन डिप्लोमेट्स हमें ये समझना है कि व्हाट विल बी दी कॉस्ट फॉर दिस वॉर, ठीक है। अगर ये वॉर हुआ जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो ऑयल प्राइस का ऑफकोर्स वेरिएशंस होना है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो सेम चीज़ें इनके साथ भी होगी और वो हमें समझने की ज़रूरत है। सो इंडिया नीड टू बी ऑन इट्स टोज watching the Israel-Hamas conflict which could considerable harm given our huge exposure to West Asia. So अब देखना क्या क्या होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हाई ऑयल प्राइस वुड बी बैड फॉर आवर इकोनॉमी। हमारी जो ऑयल की पॉलिसी है, हम मोस्टली डिपेंडेंट हैं किस पे, जो अरेबियन कंट्रीज हैं उसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, और कुछ अदर्स कंट्री भी होंगे जैसे इराक विराक पे भी हम डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये सब मोस्टली इराक सऊदी अरेबिया इन सब पे डिपेंड रहते हैं। सो ये अगर यहाँ पे अगर लड़ाई होगी, वेस्ट एशिया में लड़ाई होगी तो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। सो रिजल्टेंट हाई ऑयल प्राइस वुड बी बैड फॉर आवर इकोनॉमी। यार हर चीज़ महंगी होगी तो इकोनॉमी महंगी, और हमारे लिए इकोनॉमी जो है वो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी घबराएगी। यदि करेंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा एंड इन्फ्लेशन वुड सर्ज, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस महंगा होगा तो हमारी करेंट अकाउंट डेफिसिट है जो है वो बढ़ेगा ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो हम डेफिसिट में जाएंगे, सरप्लस में तो जाएंगे नहीं। तो ये तो नॉर्मल इकोनॉमी है, एक नॉर्मल बच्चे को भी पता होगा, लेकिन आपको बस सिंपल से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ ग्लोबल ग्रोथ इज इम्पैक्टेड, अब लड़ाई होगी तो ऑफकोर्स डीस्टेबलाइज होगा,
स्टेबलाइज तो होगा नहीं पूरी वर्ल्ड। तो डीस्टेबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो होगा वो किस पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सफ़र करेगा। अगर वर्ल्ड ही स्टेबल नहीं है तो लोग कम से कम पैसा उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं ना, वो कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करो जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। दैट मीन्स कि कोई इंसान पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, रीज़न ये है कि वहाँ पे पता नहीं चलता है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है, गवर्नमेंट है कौन। कभी आर्मी चलाती है, कभी गवर्नमेंट चलाती है, और कभी तो वहाँ पे जो है टेररिस्ट वाले लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेते हैं और रन करते हैं। हर 2-3 दिन के बाद पटाखे की तरह बम फूटता है। सो अनस्टेबल कंट्री है। तो जब अनस्टेबल कंट्री होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इसीलिए रीजन जो है वो पाकिस्तान इस चीज़ से जूझ रहा है। तो सेम चीज़ है म्यांमार का, देखो डिफरेंट, बट जहाँ जहाँ पे आपको केओस दिखेगा वहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ से निकलेगी। तो सेम चीज़ें हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो चाहते हो और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हो तो वर्ल्ड जो है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी भी कम होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी तो वहाँ भी जो है इन्वेस्टमेंट कम आने की कोशिश होगा, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी है। जो लोग वहाँ से भी लेंगे, जो वहाँ से इन्वेस्टर्स होंगे वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनको लगेगा कि वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी है, उनके घर में मान लो इंस्टेबिलिटी है, तो वो कैसे वहाँ पे, जैसे बहुत सारे फंड जो हैं वेस्ट एशिया से भी इंडिया के और एफडीआई में और एफआई में आते हैं। सो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है, और एक्सपोर्ट भी हमारा जो है वो थोड़ा सा घबराएगा। सो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, तुम्हारा ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तुम्हारा एक्सपोर्ट कम हो गया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रुक गया। तो ये सब चीज़ें कम हो रही हैं, ऐसा नहीं बोला रुक गए हैं, इसकी प्रोपोर्शनिटी जो होगी कम हो जाएगी। द जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में पॉज ए थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ आवर 9 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, आपको सबको पता होगा कि कतर में और ये डिफरेंट जो भी वेस्ट एशिया है वहाँ पे रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। सो डायस्पोरा जो है हमारे 9 मिलियंस के, और अगर वहाँ पे लड़ाई होगा तो ऑफकोर्स वो जो है वो रेमिटेंस भेजते हैं, उधर से कमाते हैं और इंडिया को भेजते हैं। अगर अच्छे से वहाँ पर नहीं रहेंगे तो ये भी जो रेमिटेंस वाला सेक्टर है वो भी हमारा जो है वहाँ पे भी तुमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे समय में ये भी जो तुम्हारा सेक्टर है वो भी थोड़ा सा डालमडोल होगा। और रेज क्वेश्चन है, और अगर इसके साथ क्या होगा, हमने जो अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हम इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए वाया इजराइल होते हुए हमने जो अभी G20 में जो बनाया था, तो वो भी जो है एक टाइप के खतरे में आ सकता है, खतरे की घंटी है इसके ऊपर भी। विथ बोथ रशिया एंड इजराइल इंडिया टू मोस्ट। उसके बाद देखो डिफेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि रशिया और इजराइल जो है वो इंडिया का टू मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेंस सप्लायर्स है। हम जो है डिफेंस सप्लाई जो करते हैं, जो हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, और यूएसए से भी लेते हैं कुछ, और कुछ जो है वो हम इजराइल से लेते हैं। अगर ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, इन दोनों की लड़ाई, रशिया की लड़ाई यूक्रेन से चल रही है, इजराइल का हमास से चल रही है, अगर इन दोनों से, अगर ये दोनों खुद ही अगर अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे तो वो जो प्रोक्यूरमेंट करना है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, वो कुछ दिनों के लिए टल जाएगा या फिर अनसर्टन हो जाएगा, और हमारी जो डिफेंस है जो हम वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कि हम जो सोचे थे वो डिलेड हो सकता है। तो हम खुद भी मेक इन इंडिया वाले से हम बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम अभी भी जो है डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंडेंसी जो है वो रशिया एज वेल यूएसए एंड इजराइल फ्रांस पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने राफेल कहाँ से मंगाया, आपने जो सुखई कहाँ से मंगाया, आपने डिफरेंट चीज़ें जो है आपने अभी ड्रोन मंगाया है वो कहाँ से मंगाया। तो डिफरेंट चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये 3-4 कंट्री से हम मोस्टली जो है वो परचेज करते हैं। लेकिन इसमें से अगर 2 बहुत बड़े सप्लायर अगर आपके लड़ाई में इन्वॉल्व हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो डिफेंस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं तो आपको है ट्रेड ऑफ देखने को मिलेगी। तो ऐसे समय पे हमको मेक इन इंडिया को खुद ही प्रमोट करना है जितना ज़्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि जब भी लड़ाई होती है तो पहले वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी में ऐसा कहा जाता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, अपना पहले इंटरेस्ट देखो कि हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो वो भी तो इजराइल वाले भी रशिया वाले देखेंगे ना कि ऐसे समय पे मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है, हमारी कंट्री का क्या प्रॉफिट हो रहा है। अगर वही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उस सब चीज़ों में तो वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने पास रखें, ताकि जो दूसरी कंट्री के साथ अगर वॉर में ऐड होते हैं ताकि तो उसको भी बैलेंस किया जा सके। तो ऐसे समय पे हमको ये भी एक ध्यान रखना है। प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो फैन इंटरनेशनल टेररिज्म। अगर ये सब टाइप की चीज़ों को देख के, जो जैसे मान लो कि इतनी हाइपर टेंशन वाली चीज़ें जो क्रिएट हो रही है उसको भी देख के इंटरनेशनल टेररिज्म भी जो है बढ़ेगा। लोग वीपन्स उठाने के लिए वापस जो चीज़ें पीस से सुलझनी चाहिए थी, अगर मान लो कि वॉर से सुलझती है, ठीक है, वॉर से उसको वॉर जो है वॉर से कुछ भी सुलझती तो है नहीं मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वॉर जो है वो आपको और एक दायरे में ले जाती है।
आप क्रिएट क्या करना चाहते हो कि वॉर से आप क्रिएट करना चाहते हो कि एक टाइप का डेटरेंट क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन जब भी डेटरेंट जो है वो कम समय के लिए क्रिएट होता है, लेकिन पीस के थ्रू अगर आप जाओगे, आप मान लो नॉन वायलेंस के थ्रू जाओगे, तो आपको वो लंबे अरसों तक जो है वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी कंट्री के ऊपर ऑपरेशन, आप उसको सप्रेस करके उस पर सैंक्शंस लगा के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ करते हो, तो वो टेम्प्रोरी पीरियड के लिए रुकता होगा, लेकिन सम हाउ उसके दिमाग में रहता है, 50 साल के बाद वो बदले, रिवेंज की भावना रहती है। तो मेरे हिसाब से जो है वो उसका सही सोल्यूशन नहीं है। ऐसे समय में इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ने के भी चांस हैं। लोग जो हैं वो वेपन जो है वो अपने हाथों में, जो लॉ एंड ऑर्डर से वो अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, और जो है इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो बढ़ने के चांसेज होते हैं। ऐसे भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पॉजिटिव साइड कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जो मान लो कि जहाँ जहाँ पे इस टाइप के लेबर होंगे, जैसे मान लो कि कोई ऐसा एरिया में जहाँ पे फ़लस्तीन वाले काम कर रहे होंगे, तो मान लो कि वहाँ पे इंडियन लेबर काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये निगेटिव। तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में इस हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की जो जान के बाद अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, राइटर भी वही लिखना चाह रहे हैं कि मान लो कि किसी का, मान लो कि वहाँ पे 10 लाख में से 20-30 हज़ार लोग मर गए, तो उस 30 हज़ार का रिप्लेसमेंट तो चाहिए अगर डेवलपमेंट करना है तो इंडियन लेबर्स हमारे पास बहुत है, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन राइटर ऐसा बात कर रहे हैं। इसमें पूरा ये चीज़ लिखा गया था कि इंडिया का ये सब क्या होगा। फिर एक वर्ल्ड बैंक ने भी बोला था कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो ऑयल का प्राइस होगा वो 157 बैरल पर डॉलर हो जाएगा। 157 डॉलर पर बैरल हो जाएगा। तो उसको आपको ये चीज़ें हैं। तो ये आज के पेपर में जो महेश सचदेवा हैं, जो इंडियन एम्बेसडर रहे हैं अरब के, तो उसके इन्होंने ये चीज़ें लिखा है। तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, और मेरे को यही केवल पोर्शन ऐसा था जिसको डिस्कस करना था। तो बस ये चीज़ आप इसको देख लेना एक बार। नॉवल इन इकोनॉमिक्स एज ए नीड टू कोर्स करेक्ट। तो ये तो इसके ऊपर तो आप सबको पता है कि जो इकोनॉमिस्ट में इस बार जो 2023 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो है किसके ऊपर, जेंडर डायनामिक्स इन लेबर। तो ये है, और किनको मिला है, क्लॉडिया गोल्डिन्स, तो इनको मिला है, ये प्रोफेसर रही हैं। तो इसमें जो है राइटर अभी जो वी.एस. जयरामन हैं, ये अजित प्रेम जी के यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो वो अभी इस पे लिखती हैं कि कैसे जो है इकोनॉमी जो है वो मेल ओरिएंटेड इकोनॉमी होता है। तो उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया है। और ऑफ कोर्स जो 2023 का नोबेल मिला उसी पे मिला है भी है कि एक टाइप का इकोनॉमी में भी एक टाइप का कि जेंडर को लेके आपकी वुमेन को कम जॉब मिलता है, कम पे मिलता है, उस टाइप की बातें करते हैं। मेल बेस्ड इकोनॉमी, और इवन जो इकोनॉमी है वो मेल ओरिएंटेड ही है, ऐसा आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। पूरी जो इकोनॉमी ही है वो मेल ओरिएंटेड ही होती है। और अब जब वुमेन जो है, कुछ ही पॉइंट है इसमें, कुछ बड़ा पॉइंट है नहीं, जब वुमेन जो है हाई पे काम करती है, हाई पे या हाई सैलरी पे काम करती है, और वो घर जाती है, इसमें मोस्टली एक और भी पॉइंट है जिसमें वो घर जाती है, तो हस्बैंड जो है वायलेंस इस पे बढ़ता है, किसके ऊपर, वुमेन के ऊपर। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर वुमेन जो है, अगर वो हाई पे जॉब करे या फिर जॉब करे, तो अगर वो घर की जो है स्थिति अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है ना कि अगर आप हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों कमाते हो, तो घर की जो आपकी जो हाउस है, होम है, वो एक हेल्दी, फाइनेंशियली हेल्दी घर रहता है, और आप खुश खुश रहते हो कि यस हमारे पास एक फाइनेंशियल इनकम है, दोनों कमाते हैं, और हम थोड़ी सी लग्जूरियस लाइफ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा स्टेबलाइज लाइफ जिया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो, दोनों मिल के काम करें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हाई, हस्बैंड का ठीक है, लेकिन जब वुमेन हाई सैलरी हो और मान लो इनकी इनकम ज़्यादा हो मेल से, तो यहाँ भी मेल जो है ना वो सही से रिएक्ट नहीं करता है, रदर देन कि वो अपने स्पॉस के ऊपर वायलेंस बढ़ जाता है। इंडियन सिनेरियो में ऐसा लिखा है राइटर ने, और ये माइंडसेट है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, आप भी लोग देखिए, these studies show that the employed women, particularly those earning more than their husband, are high risk of experiencing spouse violence.
इन सोशियोलॉजी लिटरेचर दिस फिनोमेना इज नोन एज द प्रेजेंस ऑफ मेल बैकलेस। सो मेल के अंदर में जो ईगो रहता है कि तुमने मेरे से ज़्यादा कैसे कमा लिया, तुम मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड कैसे हो गए, तुम मेरे से ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकती हो, ठीक है। सो एक बैकलेस, मेल बैकलेस क्रिएट होता है। और इस मतलब ये सोशियोलॉजी का लिटरेचर से उसके अंदर में ऐसा बोलता है कि मेल बैकलेस होता है, वेयर इन द चैलेंजेस पोज्ड बाय द ट्रेडिशनल जेंडर्स रोल बाय द वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज समटाइम रीअसर्टेड बाय हस्बैंड थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। सो आपको वो समझने की ज़रूरत है, और यही राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने आपकी जो स्पाउस है वो अच्छा कमा ले तो आप खुश हो गए। वुमेन की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में यहाँ भी चलता है। तो इकोनॉमिक को जोड़ने की सोसाइटी से, और सोसाइटी को घर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सोसाइटी ही वुमेन के साथ एक अलग टाइप का कम पे कर रही है, उसको फिर ज़्यादा घंटे का काम दे रही है, ऊपर से फिर मटर्निटी अगर वो मांग लो तो उसको हायर एंड फायर वाला एटीट्यूड दिखा रही हैं कि नहीं आप कैसे छुट्टी मांग सकते हो, या तो काम करो या तो घर बैठो। सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ नहीं, इवन जो इसका जो इनिशियल पोजीशन है कि इवन घर में भी अगर अगर उसका अगर हस्बैंड से ज़्यादा कमाती है तो भी जो है, पहले तो ऐसा माना जाता था कि इकोनॉमिक्स थ्योरी ऐसा कहती है ना कि अगर आप ज़्यादा कमाओगे दोनों मिलकर तो हाउस होल्ड जो है वो अच्छा होगा। यही तो इकोनॉमिक्स थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इंडियन सिनेरियो में ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ये राइटर कह रहे हैं कि ये तो इंडिया में तो बल्कि उल्टा भी है, बहुत जगह पे ऐसा देखा गया। वही चीज़ मैं समझाने की आपकी कोशिश किया हूँ। सो जो पूरा इकोनॉमिक प्राइज़ मिला है इस बार, नोबेल जो मिला है इकोनॉमी में, जो नोबेल मिला है, सो यो इसीलिए मिला है कि आपको कैसे जेंडर डायनेमिक्स ऑफ लेबर इकोनॉमी में दिखाया, लेबर मार्केट में दिखाया है। तो उसी के बेस पे जो है इनको इस बार रिवॉर्ड दिया गया है। और यही चीज़ इसमें ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अगर ये तुमको अगर आज कैसे फील हुआ है, सिंपलिस्टिक रिस्पॉन्स is to blame economics being a male dominated discipline which in turn sidelines question of gender inequality and fail to give them due importance। so जो वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है, जो उनकी जो इनक्वालिटी है, किस में, एक मार्केट में, कि मार्केट में भी आपको, लेबर मार्केट में भी इनइक्वल हैं ये, ठीक है। हर जगह पे आप जेंडर गैप पढ़ाई होगा हर जगह पे, लेकिन जब लेबर मार्केट में भी देखोगे तो भी यहाँ पे कोई, और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो वुमेन इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो फेमिनिस्ट हैं, वो इस टाइप चीज़ की बातें कर रहे हैं। मेल तो ऐसी चीज़ें बात डिस्कशन करते भी नहीं है, क्योंकि ये मैं अंडर पे काम कर रही हूँ, मुझे पे ही नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी सैलरी जो है मेल के कंपेटिटिवली मेरे को कम मिलता है, जबकि उनके नॉलेज उनसे ज़्यादा होने के बाद भी उनके वर्किंग आवर उनसे ज़्यादा मिलते। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी रीज़न हैं जो दूसरे क्रिटिक्स भी लिखते हैं कि वुमेन जो है वो, उनको इतने पर्टिकुलर लंबे समय तक आप वर्क पे नहीं रख सकते क्योंकि उनको घर जाना है, सिक्योरिटी का कंसर्न है, सोसाइटी ने वो सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न हैं, तो उनको टाइम पे निकलना पड़ता है। कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे जिनका नेचर ऐसा होता है कि वो डिलेड भी काम कर सकते हैं लड़के लोग, लेकिन वुमेन नहीं कर पाती हैं। तो कुछ क्रिटिक्स उसके ऑफ कोर्स इस साइड लिखोगे तो उस साइड भी लिखते हैं, लेकिन जो इस बार का जो पूरा कंसेप्ट है वो जेंडर डायनेमिक्स इन लेबर मार्केट के ऊपर है। इसी के बेस पे है जो है, जो क्लॉडिया गोल्डिन्स है उनको जो है वो नोबेल इकोनॉमी प्राइज़ दिया भी गया है 2023 का। तो आपको ये समझने की ज़रूरत थी। अब एवोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी शुड बी फॉर्म, तो और ये देखो डेथ पेनल्टी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि डेथ पेनल्टी में ये ऐसा बोला है कि जो रिकमेंडेशंस हुई थी बीएनएस में, अभी गई थी भारतीय न्याय संहिता जिसको बोलते हैं, जिसको आईपीसी बोलते हैं हम लोग, अब नाम चेंज करके ये रखा गया है। सो उसमें ये बोला है कि आपने सब कुछ किया, लेकिन आप जो कैपिटल डेथ की बात, जिसको बोलते हैं डेथ पेनल्टी, तो कैपिटल डेथ की बात कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं हटा दिया और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में क्यों नहीं कर दिया। तो इसको अभी माना नहीं गया है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जाता है वो। तो उनको हटा के और उनको लगा के क्या फ़र्क पड़ेगा, वो राइटर ने अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है। उसने ये बोला है कि 2007 से 2022 तक में देखोगे ना, तो डेथ सेंटेंस जो दिया गया है वो कभी कोई 7 लोगों को दिया है, ओनली 7% को, ठीक है। मतलब तो कितने साल हो गए, 15 साल में 7 लोगों को। तो वैसे ही रिड्यूस कम है। वो भी कब दिया जाता है, जब रेयरेस्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। मान लो कि हमारे देश पे कोई आतंकवादी हमला कर दिया, तो उसको तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना लाइफ इम्प्रिजमेंट में घर में बैठा के खिलाएंगे नहीं, ऐसी एक सोच है। तो उसके ऐसे सेंटेंसेज में आपको उनको क्या देते हो, उनको जो है वो कैपिटल सेंटेंस, डेथ सेंटेंस दिया जाता है। तो बहुत रेयर केसेज है कुछ इस टाइप की चीज़ें, लेकिन अदरवाइज जो है वो डेथ सेंटेंस जो है वो बहुत कम। क्यों, इसके रीज़न ये है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स से दोनों साइड के जो क्रिटिक्स, और वो दोनों साइड में बात किया जा सकता है, और आपको आंसर हमेशा ऐसे बैलेंस फॉर्म में ही लिखना होता है। तो उसमें सिंपल रीज़न, एक रीज़न तो ये है कि
जो जज है ना, जज आर नॉट गॉड, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जज साहब जो है वो भगवान है, ठीक है, इनसे भी गलती हो सकती है। इवन जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है इंडिया का, वहाँ पे किसी भी लेवल पे गलती हो सकती है। कोई ऐसा फैक्ट आ गया जो पूरी उस केस को ही उल्टा कर दे, और ऐसे समय में आपने उसको डेथ ऑलरेडी दे रखा है, तो ऐसे समय में क्या करोगे आप, सोच के देखो। तो कुछ राइटर इस टाइप की बातें करते हैं कि आप भगवान नहीं हैं और पूरी सिस्टम जो है वो इतना एक्यूरेट, इतना एफिशिएंट नहीं है। तो मान लो कोई एक फैक्ट की वजह से जो है वो बंदा, वैसे बहुत चेक है इंडिया में, अगर आप देखोगे तो लेके रिवीजन पिटीशन एसएलपी से लेके ये फिर पार्डन, बहुत सारे लेवल हैं, तब जाके अगर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तब जाके उनको डेथ सेंटेंस और वो दिया जाता है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। लेकिन सपोज दैट उसमें भी 1.1% भी अगर वो मान लो कि ऐसा डेटा, ऐसा फैक्ट निकल गया जिससे मान लो कि बाद में अचानक चलता है, पता चलता है कि नहीं उसको नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपको जो जन्म जिन्होंने दिया, जो भगवान ने आपको जिसने बनाया है, तो उसको मारने की क्षमता, उनको जान लेने की क्षमता उन्हीं के पास होनी चाहिए। कुछ राइटर्स जो है वो इस टाइप की बातें करते हैं कि अगर आपको बनाने का ताकत नहीं है, अगर आप इंसान को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो आप उसकी जान भी नहीं लोगे। आप उसको कर दो कि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कर दो, लेकिन उसको डेथ सेंटेंस मत दो, उसको कम्यूट मत करो, उसको सीधे सीधे कैपिटल सेंटेंस मत दे दो उसको। तो इस टाइप की चीज़ें कि इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात हो रही है। अल्टरनेटिव डेथ, अल्टरनेटिव जो भी अल्टरनेटिव हो डेथ सेंटेंस का वो दो, उसकी बातें। सो इसके बहुत सारे केस लॉज भी हैं, तो कभी अगर अगर ये 1-2 बार रिपीट होगा तो इसके केस लॉज बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट के, देखो जो भी लॉयर्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चाहे तो इस वे में मानेंगे चाहे उस वे में मानेंगे, ठीक है। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है उसके अंदर में ये लोग डिमांड कर रहे थे कि अगर आपको कुछ बनाने नहीं है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में मैरिज को जो है वो होमोसेक्सुअल मैरिज को अलाउड कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। आप सबको मैंने ये बता दिया हूँ, आप वीडियो जाके देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है। आप गूगल करना, तपस आइए, सब आप उसमें सेम सेक्स मैरिज डालना, मिल जाएगा आपको। 20-30 मिनट का पूरा डिटेल वीडियो बना दिया हूँ। तो ये जो मैडम है, तुलसी मैडम, ये कह रही हैं कि नहीं, इसमें जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 सबको पता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। सो उसमें ये कहा गया है कि आपने तो नवजोत में जो है वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को, और फिर नवजोत भी केस है, बहुत सारे केसेज हैं, और उसमें बोला है एक रीजन और भी है। इस राइटर ने 2 चीज़ें खूबसूरत लिखी है। बोले कि जो जजमेंट है वो जज कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो जहाँ पे आप होमोसेक्सुअलिटी मैरिज की बात कर रहे हो, ये जो होमोसेक्सुअलिटी मैरिज की बात कर रहे हो ना, ये ना पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसे चीज़ों में कानून बनाने का, है ना। यही चीज़ बोल के तो जज साहब ने अलग हो गए थे कि दिस इज़ नॉट आवर डोमेन, जुडिशरी हैज नॉट डोमेन टू मेक द लॉ। जुडिशरी है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, उसका मतलब है आप इंटरप्रेट करना है, हमारा काम है। सो बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर डोमेन, सो रेदर देन पार्लियामेंट शुड मेक सम कमिटी एंड मेक सम अरेंजमेंट, ठीक है, ऑन दैट बेसिस वो सोचें कि उनको क्या करना है। और कैबिनेट सेक्रेटरी तक वो बात पहुंचा दी, तुषार मेहता रोज जो लोग लड़ रहे थे, आपको देखना है ये सब चीज़ें, यही चीज़ बोल के ख़त्म हुआ था केस ये। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कि विशाखा वाले केसेज में आप याद करो, सेक्सुअल हरासमेंट में जो होता है वर्क प्लेस में, वहाँ भी तो एब्सेंस ऑफ लॉ था, वहाँ भी कुछ नहीं था। जब मान लो कि कहीं पे कोई कानून नहीं है, तो तब तक जो आप ऑर्डर देते हो ना, जो भी ऑर्डर देते हो, जो भी डायरेक्शंस देते हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि आप जो ऑर्डर दोगे, जो डायरेक्शंस होंगे वो फॉलो होते हैं। तो बिकॉज देयर इज नो लॉ या बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ लॉ, सो मैं नहीं कानून बनाऊंगा, ये एटीट्यूड थोड़ा सा अलग है, ये राइटर कह रही हैं। जैसे कि विशाखा में केसेज में 1997 में जो सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्किंग प्लेस पे ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन आपने एक क्या किया, गाइडलाइंस निकाल दिया, और उस गाइडलाइंस के बेस पे सेक्सुअल हरासमेंट, अब जो विशाखा का केस है वो इतना फेमस हो गया। और नालसा में भी आप तो सेम किया, द कोर्ट डायरेक्टेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट ऑफ थर्ड जेंडर को राइट दिलाया आपने, ट्रांसजेंडर को इश्यूड एलोबरेट डायरेक्शंस फॉर देयर प्रोटेक्शंस, और बहुत सारे प्रोटेक्शंस को लेकर जो है डायरेक्शंस भी दिए।
तो आप जो कह रहे हैं कि एब्सेंस, जो लॉ जो एब्सेंस है उसमें जो पार्लियामेंट का डोमेन है, पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, उससे राइटर एग्री नहीं कर रही हैं कि आपने प्रीवियसली ऐसे बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जब कानून नहीं था, लेकिन आपके डायरेक्शन की वजह से जो कंट्री में है वो उसको फॉलो किया गया और बाद में जाके इस पर धीरे धीरे कानून भी बनाया गया। तो आप अगर ये चीज़ करते तो बेहतर होता, और ये राइटर का पूरा कंटेंशन था इसमें। फिर क्या कह रही हैं, फिर बोल रही हैं कि आप एक समय आएगा जब आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह सोचेंगे। और फिर सेपरेशन ऑफ पावर का भी गेम है, अगर कानून कुछ इस टाइप की बनी है तो आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर है और जुडिशरी के पास वो चीज़ है कि जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करे उसको। सो ये क्या कहती हैं, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आर सिग्निफिकेंट इन एनी डेमोक्रेसी फॉर दे होल्ड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अकाउंटेबल। सो ये जो अकाउंटेबल बनाने का काम है किसको, जुडिशरी को, और जुडिशरी जो अकाउंटेबल बनाएगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को। मान लो कि एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर दिया, मान लो कि लेजिस्लेटर ने कुछ गलत कानून बना दिया, तो ऐसे समय पे आपको कौन पूछेगा? तो आप ऐसे समय पे आप जज साहब ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई ये कानून अच्छे नहीं बनाए, एक बार देख लो। और यही चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी हो रहा है, अगर आप लोग अगर अवेयर हैं तो। इलेक्टोरल बॉन्ड यही चीज़ तो कह रहा है कि उस दिन तुषार मेहता ने कह दिए कि आप क्या चाहते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म करके हम कैश में वापस आ जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के सॉरी डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने क्या कहा सॉरी माफ़ी चाहूँगा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि आपके कानून में, अगर आपके लॉ में अगर कुछ क्लॉजेज में, आपके प्रोविजन में कुछ गलती है तो आप उसको सुधार करो, आप उसको अमेंड करो, आप उसको करेक्ट करो। आप हमें ये मत बताओ कि हम ये कानून, ये नहीं, ये वाला नो बाइनरी में मत बताओ कि इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए कि कैश चाहिए तुम्हें। ये नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई प्रोविजन गलत है तो उसको सही करो। ये क्यों कह रहे हो कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं लाऊंगा? तो सेम चीज़ें यही तो है कि अगर कोई कानून में खामियां हैं, कोई गलती है, तो जुडिशरी का काम है कि उसको इंटरप्रेट करके डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। और आप तो यही करते आ रहे हैं, और यही चीज़ आपसे उम्मीद थी। किस वाले केस में? होमोसेक्सुअल जो मैरिज है, होमोसेक्सुअल मैरिज, उसमें द चीफ रोल इज नॉट टू मेक सजेशन टू पार्लियामेंट बट टू एजुकेट द स्ट्रेंथ ऑफ राइट वायलेशन। एनी पर्सन हु गोज या हु वेंट टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटी, सो वो चाहते क्या हैं? वो आपसे रिलीफ चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप पार्लियामेंट को या फिर आप उनको एक टाइप का एक लव लेटर लिखो, समझ रहे हो, कि आप उनको लिख रहे हो कि आप इस पे ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि आपका काम है एजुकेट करना, आपका काम है कि उस पार्लियामेंट के उस कानून को एजुकेट करना, आपको समझना और उसके ऊपर फैसला देना। आप in one of the direction of the judgment, the court record the submission of union government that a committee be chaired by cabinet secretary to decide entitlement of queer person. This delegation is where the court simply abdicates its role. So यही तो चीज़ कहना चाह रहे हैं। When a complaint of fundamental right violation is brought before the judiciary, referring the question back to the alleged discriminator is simply irrational. It turns to question of right into a benevolence. So ये इस पे राइटर जो है वो एग्री नहीं हो रही है कि जब भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन के आपके ऊपर जो केस आता है, आपके सामने जब केस आता है, तो जुडिशरी का काम है कि उसको जो है इंटरप्रेट करना, उसको देखना, उस जिसको भी खामियां हैं उसमें उसको सही करना। जुडिशरी का काम है कि उसको इंटरप्रेट करके सामने वाले को रिलीफ देना, ना कि उसको सामने वाले जो उसी को वापस भेज देना जिसके ऊपर एक टाइप का डिस्क्रिमिनेटरी वो लगा है। डिस्क्रिमिनेटर जो कर रहा है, स्टेट ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं करके इक्वलिटी खत्म हो रही है, 14-15 वायलेट हो रही, तो आप उसी को भेज दे रहे हो, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसी को भेज दिए हो कि आप ही देख लो। तो ये इरेशनल है। तो ये वाली चीज़ें, और यही वाली चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे बाकेर वर्सेस नेल्सन में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना था सेम सेक्स मैरिज को, और फिर जो है ओवरेगेफिल वर्सेस क्या है, ओवरेजफिल वर्सेस हॉज 2015 में उसको रिपील करके उसको सुधारा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो ओवरेजफिल जैसा मूवमेंट आए और हम लोग भी खुश हों, रेदर देन सुप्रिया वाला केस है ना, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो सुप्रिया वाला केस जो है उसको नहीं माना, और हम चाह रहे हैं ओवरेजफिल वाला केस को माना जाए अमेरिका के बेस पे। अमेरिका में बेकर वाले केस में नहीं माना था और ओवरेजफिल वाले केस में मान लिया था, तो हम चाह रहे हैं ये वाला अप्लाई हो। तो ये वाला है जो राइटर ने इस टाइप की चीज़ें लिखी है। थोड़ा सा उसमें है, डिटेल में था ये, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये वीडियो में, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे सेड दैट इट कैन नॉट लेजिस्लेट सेम सेक्स मैरिज विद द चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री सेइंग
मेकिंग सच ए लॉ इज ए डोमेन ऑफ पार्लियामेंट। यही तो मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट का काम है, हम नहीं कुछ करेंगे। इसमें ये वाली चीज़ हुई थी। परसिस्टेंट फेडरल फ्रिक्शंस, तो इसमें ये चीज़ें हो रही है कि कैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो फेडरल नेचर का जो इकोनॉमी होता है उसमें कैसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ज़्यादा वो दिखा रहा है और उससे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। ये पूरी इसमें केवल यही है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक एग्जाम्पल के लिए कि सेंट्रल लॉन्च गति शक्ति, ठीक है, पीएम गति शक्ति, डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इनकॉर्पोरेट स्कीम टू वेरियस मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एडवाइस to achieve integrated planning and coordinate implementation of infrastructure connectivity project। तो पीएम गति जो है एक टाइप का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या किया कि जितने भी स्टेट या सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर का चीज़ें बनेंगे आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और जो सेंटर जो मॉडल बनाया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो जब सेंटर जो मॉडल बनाया है उसको तुमको फॉलो करना है, तो स्टेट ने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया क्योंकि स्टेट के भी पैसे लगेंगे, ठीक है, तो उसने कम कर दिया रेदर देन। और उसको आप सेंटर से कोई चीज़ दे रहे हो और उसको सबको फॉलो करो, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कर रहे हो, लेकिन सबकी डाइवर्सिटी और सब जगह की चीज़ें अलग है। तो उसको देख के जो है वो आपका पैसा, इसमें स्टेट का भी पैसा सेंटर का पैसा भी, लेकिन बनाएगा कौन, सेंटर। तो स्टेट थोड़ा सा उसमें घबराया, तो स्टेट के फेडरल जो कॉपरेशन था वो कम हुआ। तो उसी की बात हो रही है कि जो फेडरल फ्रिक्शंस क्रिएट हुए, इकोनॉमिक फ्रिक्शंस क्रिएट होंगे धीरे धीरे, तो उसको लेके ये चीज़ें किया गया है। और उसमें यही चीज़ें हैं, पैसे बताए गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। दूसरा क्या है, फर्दर मोड स्पेंडिंग हैज बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द थ्री लार्ज। और ये भी जो स्पेंडिंग जो हो रही है वो भी जो मोस्टली जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, जो स्टेट साथ दे रहे हैं, वो मोस्टली जो यूपी है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, तीनों जो है बीजेपी गवर्नमेंट राज है। तो वो चीज़ लिखने की कोशिश किया है। द सेकेंड आउटकम हैज बीन पेकुलर फ्रॉम फिजिकल कंपटीशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और अगर इस टाइप की चीज़ें होगी तो सेंटर और स्टेट में एक टाइप का क्या होगा, एक टाइप का कंपटीशन क्रिएट होगा। अगर आप इसको इस तरीके से समझो, कैसे कि ये कहना चाहते हैं कि फिजिकल कंपटीशन मैनिफेस्ट बिटवीन डिफरेंट रीजन स्टेट, हाउएवर इन सिनेरियो ऑफ फ्रिक्शन विद सेंटर स्टेट गवर्नमेंट विल एंगेज इन कंपटीशन विद अदर स्टेट एंड द सेंटर। वेलफेयर प्रोविजन इन वन सच एरिया, जैसे वेलफेयर का एक एग्जांपल ले लो। द सेंटर विद इनहेंस फिजिकल स्पेस, सेंटर का जो स्पेस होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप सेंटर स्टेट का पावर छीन के आप कानून बनाओगे, आप फिर जो फिजिकल पे भी, आप सबको पता है ना कि फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंदर काम करता है, ठीक है। इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स और वो बांटना, ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में। सो फिजिकल अगर स्पेस बढ़ता जाएगा और स्पेंडिंग पावर इसकी बढ़ती जाएगी तो स्टेट ऑलरेडी अपना रेवेन्यू लॉस कर रहा है। किसमें, जीएसटी है। आप अगर देखोगे तो स्टेट के पास बहुत अच्छा अथॉरिटी था कि वो जीएसटी उसके थ्रू डिफरेंट टैक्स जो होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, उससे पैसे कमाते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया 2017 के बाद तो स्टेट का ये सारा चीज़ें चला जाता है सेंटर को। सेंटर ऑल्दो उसको देती है पैसा, 5 साल तक दिया है उसमें जो भी होगा, लेकिन उसकी जो वैसी जो रेवेन्यू है कम हो गया। उसमें भी वेलफेयर स्कीम जो सेंटर से आएगा उसको रिप्लिकेट करना पड़ेगा, तो वो अपना जो स्कीम है वो उसको कैसे अप्लाई करेगा। इसीलिए है कुछ स्कीम का नाम चेंज करके भी करते हैं, जैसे कि डुप्लीकेसी भी बढ़ती है। जैसे कि मान लो कि नेशनल पेंशन स्कीम एग्जांपल के लिए बताया इन्होंने, और स्टेट जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे काम करती है। सो उन्होंने एनपीसी से हाथ खींच लिया बहुत सारे स्टेट ने, जो भी अपोजिशन वाले स्टेट हैं, और वो अपना ओपीसी लेके आ गए, बोलते कि हमें नेशनल का ये पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, मेरा ओल्ड पेंशन स्कीम सही है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में भले ही उनको ज़्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन उनका बर्डन 2034 में आएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो लोग अभी जो आए होंगे वो 2034 में रिटायर करेंगे, तो वहाँ पे उनको पैसा देना पड़ेगा। तो रिकवरी टाइम थोड़ा सा दूर में है, तब तक वो इलेक्शन में इनको इनसे प्रॉफिट हो जाएगा। सो ऑन दैट बेसिस जो है वो फेडरल, आप अगर देखोगे फेडरल इकोनॉमी की बात करोगे, फेडरल आपको इस चीज़ की बात करोगे सेंटर और स्टेट के बीच में इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, तो वो टसल आपको देखने को स्टार्ट हो जाता है। सो द प्राइस ऑफ परसिस्टेंट फेडरल फ्रिक्शंस वो है कि इकोनॉमी को लेके अगर आप इस टाइप की चीज़ें करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में जो है वो नुकसान होने के चांसेस, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव भावना रखते हो तो फिर सही है, लेकिन अगर आप उसकी वजह से वेलफेयर स्कीम या फिर डिफरेंट स्कीम को रोक लेते हो तो एट द लार्ज में जो है वो सिटीजन जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको समझने की ज़रूरत है। और जो सेंटर को भी समझना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कानून बनाते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट होता है, जो भी खास करके कंकरेंट लिस्ट में, तो उसको भी मिला के चलना चाहिए। तो वो राइटर जो है वो एक प्रोफेसर है आईआईटी मद्रास में, वो इस टाइप की चीज़ें लिख रहे हैं।
बहुत सारे आईएएस कोचिंग के ऊपर जो है आप सबको पता ही है, ये न्यूज़ सीसीपीए वाले ने उनको नोटिस भेज दिया है और कहा है कि एक ही बंदे जो हैं वो 5-5, आप देखोगे 5-5 जो कोचिंग क्लासेज हैं उसमें उन्होंने उसका नाम लिख देते हैं। और उसमें क्या है, मोस्टली होता क्या है, मोस्टली होता है कि आप जो एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट करते हो कि विजन से इतने लोग सेलेक्ट हुए, दृष्टि से इतने लोग सेलेक्ट हुए, और सो एंड सो करके जो भी होता है उसमें करते क्या है, पोस्ट मान लो कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अगर मुझे इसमें दिख रहा हो तो यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खान स्टडी ग्रुप क्लेम 682 आउट ऑफ 933 सेलेक्टेड बिलोंग्स। सो कह रहे हैं कि 933 पोस्ट थे इस बार और उसमें 682 तो हमारे यहाँ से सेलेक्ट किए। फिर दूसरे वाले कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से सेलेक्ट हुए, कोई ऐसा है, कहाँ है वो दूसरा 673 वाजी राम ने वाले ने, किसी ने बोला है शायद, वाजी राम ने बोला है कि मेरे में से 617 सेलेक्ट हुए। और ऐसे करके जोड़ोगे तो 3200 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो कहते हैं कि 933 तो पोस्ट ही थे, 3200 लोग को सेलेक्ट कर दिए। तो एक टाइप का क्या हो गया इसमें, एक हो गया कि मिस इन्फॉर्मेशन देना, और कंज्यूमर जो है इससे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इसको लेके थोड़ा सा एग्री नहीं है कि अगर आप इस टाइप का एडवर्टीजमेंट देते हो जो मिसगाइड करता है लोगों को, तो आप बाउंड हो कि आपको जो है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट में आप जो है आपको जाना ही पड़ेगा। और कुछ के ऊपर तो 1 लाख का पेनल्टी भी मार दिया है, जैसे चहल वहल एकेडमी है उनके ऊपर, और ये ज़रूरी था क्योंकि आपको पता नहीं चलता, जैसे चहल, इकरा, आईएएस, राव, आईएएस बाबा, इस सब पे 1 लाख की पेनल्टी मारा गया है। और ये हो क्या रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और एडवर्टीजमेंट को क्या कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, लोगों से झूठ बोल के आप उन लोगों को, मतलब आप वो आपके मॉक इंटरव्यू में आए थे, आपके रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट थे, या फिर वो आपके क्रैश कोर्स में आया थे, या फिर आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, आपने कुछ बताया नहीं, आपने केवल छाप दिया, ठीक है, मॉक में भी गया तब भी छाप दिया कि मेरे यहाँ से सेलेक्ट हो गया, और उससे लोगों को लगा और आपने उससे रेवेन्यू जनरेट किया। सो उसकी वजह से जो है पूरा जो है वो सीसीपीए न्यूज़ में आ गया है। तो ये था एक न्यूज़। सबको पता है कोझिकोडे जो है केरला की एक जगह है, और उसको क्या है लिटरेचर में यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, और इसी के साथ ग्वालियर को भी दिया है। ग्वालियर को लेकिन याद रखना, ग्वालियर को लिटरेचर में नहीं म्यूजिक में दिया है। सो ये 2 चीज़ें इस बार याद रखना, यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर लिस्ट में इसका नाम आया है। सो इतना बस काफ़ी है इसके लिए। इज़राइल गाजा यही है, मेन हॉस्पिटल वही है। सो मेन हॉस्पिटल जो है इसके सैफ़ी करके हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो है ये, एक सेकेंड, अल सीफ़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है जो हमास के कुछ लोग जो हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं, वहाँ छिपे हैं, इसीलिए हमको वहाँ पे जाना पड़ा इस हॉस्पिटल में। और जो इनके साथ जैसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे रेड क्रॉस हो गया, WHO हो गया, डिफरेंट जो लोग NGO काम करते हैं, वो कहें नहीं, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे की जान गई हैं और यहाँ पे जनरेटर भी बंद कर दिया गया है। तो डिफरेंट दोनों साइड की चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक न्यूज़ था। ग्रीन गैस जो है मोस्टली आप सबको, ग्रीन हाउस गैस में मोस्टली CO2 होता है, आप सबको पता है, और मीथेन भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो इस साल जो है ये तीनों मेन जो थे ज़्यादा थे, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस जो है वो इस बार रिकॉर्ड हाई रहा 2022 में। तो वो था। ग्रीन हाउस में और भी गैसेज होते हैं, वो देख लेना, पता चला सर ये 2 ही 3 ही गैस बढ़ाया, क्योंकि दिवाली थी तो गोल्ड ज़्यादा हमने मंगाया, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हुआ। यही न्यूज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। दैट्स इट। और क्या है, ये क्या है, RBI ने बालाजी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, उनको लोन देने से मना कर दिया है, क्योंकि वो गाइडलाइंस, जो भी डिजिटल गाइडलाइंस होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के RBI के, उसको फॉलो नहीं किया था। तो 2 चीज़ों पे रोक लगा दिया है। तो RBI के पास पावर है, इसका मतलब सी, ये केवल हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपको फंड देने से, कि डिजिटल फंड अगर आप जो क्रिएट करते हो, बांटते हो, कंज्यूमर को जो लैंड देते हो, उधार देते हो, वो आप रोक लो इस दो पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, ठीक है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट मांगा गया होगा, रिपोर्ट नहीं दिया होगा, तो उसके लिए उसमें रोक दिया है। और उसके बाद अगर वो दे देंगे तो फिर चालू कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर। आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और रेगुलर अब वीडियो आएगा आपको, तो परेशान मत होना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।